हेलो विद्यार्थियों, मैं ललित वर्मा आप सभी के अपने YouTube चैनल एलवी क्लासेज में स्वागत करता हूं। तो फिजिक्स के क्रैश कोर्स के इस लेक्चर में आज आप सभी को जो है अति लघुत्तरी क्वेश्चन यानी कि जो 1 नंबर वाले प्रश्न होते हैं वो सॉल्व कराए जाएंगे। तो आप लोग जो है कॉपी पेन लेके तैयार हो जाइए। यहाँ पर जो भी क्वेश्चन यानी कि जो भी परिभाषा होगी जब मैं बोर्ड पर लिखूंगा तो उससे आप लोग जो है कॉपी पे नोट करना, जिससे आपकी तैयारी जो है बेहतर हो जाएगी। तो इसमें ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन दिया गया है यह है कि आवेशों के मध्य लगने वाले वैद्युत बल की सहायता से वैद्युतशीलता का विमीय समीकरण निकालिए। तो यहाँ पर लिखा है आवेशों के मध्य लगने वाले वैद्युत बल। तो अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर आप लिखेंगे आवेशों के मध्य लगने वाला वैद्युत बल। तो इसका सूत्र होता है F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू होता है Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। ये सूत्र होता है। तो इसमें जो यहाँ पर वैद्युतशीलता दी गई यानी कि जो एप्सिलॉन नॉट दिया गया है इसका विमीय समीकरण आपको बताना है। तो इसके लिए ध्यान दीजिए, जब आप इसका मान निकालेंगे तो इसे इधर ले आइए यानी कि एप्सिलॉन नॉट बराबर ये F इधर लाएंगे। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर हो जाएगा Q1 Q2 बटे में आ जाइए 4 पाई, इसके बाद ये F यहाँ पर आ जाएगा तो F और यहाँ पर हो जाएगा R स्क्वायर। इतना हुआ। अब आपको जो यहाँ पर ये एप्सिलॉन नॉट दिया गया है इसका विमीय समीकरण बताना है या फिर विमीय सूत्र बोल सकते हैं का विमीय सूत्र। तो इसके लिए ध्यान दीजिए, यहां पर दिया गया है आवेश। आवेश का विमीय सूत्र होता है AT। ये भी आवेश है तो इसका विमीय सूत्र भी हो जाएगा AT। इतना होगा। इसके बाद ध्यान दीजिए 4 पाई ये एक नियतांक होता है, इसका कोई विमीय सूत्र नहीं होगा। इसके अलावा बल दिया गया है, बल का विमीय सूत्र होता है mL/2। इतना हो जाएगा। इसके अलावा R दूरी दी गई है, दूरी के लिए विमीय सूत्र यूज करते हैं L। तो यहाँ पर हो जाएगा L स्क्वायर। इतना हुआ। अब इसके बाद ध्यान दीजिए, यहाँ पर इससे आप लिख सकते हैं A स्क्वायर और ये हो जाएगा T स्क्वायर। इतना हो गया। इसके बाद यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये हो जाएगा M, इसके बाद ये L स्क्वायर और ये वाला L मिलके हो जाएगा L क्यूब, इसके बाद T⁻²। इतना हो गया। अब इससे आप ऐसा लिख सकते हैं, ध्यान दीजिए, जब ये M ऊपर जाएगा तो यहाँ पर पावर कितनी है अभी +1। जब इसको हम लोग ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा m⁻⁻1। जब L ऊपर ले जाएंगे तो L की पावर हो जाएगा -3। इसके अलावा जब T जाएगा तो ध्यान दीजिए माइनस है, जब इसको हम लोग ऊपर ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा। तो 2 और 2 मिलके हो जाएगा 4 यानी कि T की पावर 4। इसके अलावा A की पावर 2। तो ये जो आया है ये यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट का विमीय समीकरण या फिर विमीय सूत्र बोल सकते हैं। तो ये यहाँ पर जो है इसका आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद ध्यान दीजिए, अगला क्वेश्चन है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा तथा इसका मात्रक लिखिए। तो अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा बताना है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इसके लिए आप लोग याद रखिएगा कि किसी भी वैद्युत क्षेत्र में स्थित जो एकांक धनात्मक परीक्षण आवेश होता है उस पर आरोपित होने वाले जो वैद्युत बल होता है उसी के परिमाण को हम लोग बोलते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ध्यान दीजिए, जैसे कि वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है इसे हम लोग प्रदर्शित करते हैं E से, और इसका सूत्र होता है E बराबर F/Q0। इतना होता है। तो यहाँ पर जो Q0 दिया गया है ये प्लस में दिया गया है, इसलिए इसे आप बोलेंगे धनात्मक परीक्षण आवेश। तो यहाँ पर ये हो जाएगा धनात्मक परीक्षण आवेश, इस प्रकार से। तो यहाँ पर जो धनात्मक परीक्षण आवेश दिया गया है इसके मान को आप इकाई मान लीजिए यानी कि 1 मान लीजिए। तो आप बोलेंगे यहाँ पर कि किसी वैद्युत क्षेत्र में एकांक धनात्मक परीक्षण आवेश पर आरोपित होने वाले वैद्युत बल के परिमाण को
वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। याद रखिएगा, यहाँ पर जो धनात्मक परीक्षण आवेश दिया गया है इसके मान को आपको 1 मान लेना है, यानी कि इकाई मान के चलना है। तो अगर आप इकाई मान के चलेंगे तो आप यहाँ पर बताएंगे कि किसी वैद्युत क्षेत्र में, किसी वैद्युत क्षेत्र में एकांक धनात्मक परीक्षण आवेश, एकांक धनात्मक परीक्षण आवेश पर आरोपित होने वाले वैद्युत बल के परिमाण को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो ये आप लोग याद रखेगा। यहाँ पर जो धनात्मक परीक्षण आवेश है इसके मान को हम लोगों ने इकाई यानी कि एकांक मान लिया है। तो वही बताया गया कि किसी वैद्युत क्षेत्र में एकांक धनात्मक परीक्षण आवेश पर आरोपित होने वाले वैद्युत बल के परिमाण को जो है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ये आप लोग याद रखिएगा। इसके अलावा आप लोग याद रखिएगा कि जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो एक सदिश राशि है, यानी कि ये भी आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में जो है पूछा जा सकता है। तो आप लोग याद रखिएगा, यहाँ पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है एक सदिश राशि है, सदिश राशि है। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर आपको इसका मात्रक बताना है। तो मात्रक के लिए अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर आप लिखेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक। तो मात्रक के लिए ध्यान दीजिए, यहाँ पर दिया गया है बल, बल का मात्रक होता है न्यूटन। तो ये हो गया न्यूटन। बटे में दिया गया है आवेश, आवेश का मात्रक होता है कूलाम। तो ये हो जाएगा न्यूटन प्रति कूलाम। इसे आप ऐसा भी लिख सकते हैं, न्यूटन प्रति कूलाम, इस प्रकार से। इसके अलावा इसका एक और भी मात्रक होता है, दूसरा मात्रक होता है वोल्ट प्रति मीटर। तो ये मात्रक भी आप लोग यहाँ पर याद रखेंगे। तो इसमें जो है परिभाषा और मात्रक आपसे पूछा गया था। कभी कभी जो है क्वेश्चन दूसरे प्रकार से भी आ सकता है, यानी कि वहां पर ये पूछा जा सकता है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा लिखिए तथा इसका विमीय सूत्र बताइए। तो ध्यान दीजिए, अगर आपको इसका विमीय सूत्र ज्ञात करना है तो ई का विमीय सूत्र, यहां पर दिया गया बल, बल का विमीय सूत्र होता है mL(T⁻²), इतना हो जाएगा। आवेश का विमीय सूत्र होता है AT, इतना हो जाएगा। यानी कि इससे अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर आप लिखेंगे m, इतना हो गया। इसके बाद L, यहाँ पर ध्यान दीजिए T की पावर कितना है 1, जब ये ऊपर जाएगा तो माइनस में जाएगा, -2 यहाँ पर दिया गया है, इसका मतलब हो जाएगा T की पावर -3। ये A ऊपर जाएगा तो A की पावर हो जाएगा -1। तो ये यहाँ पर जो है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का विमीय सूत्र हो जाएगा। ये आपसे क्वेश्चन में पूछा नहीं गया था, लेकिन यहाँ पर बता दिया गया ताकि अगर आपसे पूछा जाए पेपर में तो भी आप वहाँ पर ज्ञात कर सकें। अब इसके बाद ध्यान दीजिए, अगला क्वेश्चन है कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण से आप क्या समझते हैं। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर आपको बताना है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के बारे में। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, अब इसके लिए ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो वैद्युत द्विध्रुव होता है इसमें दो आवेश होते हैं। वैद्युत द्विध्रुव जो होता है इसमें दो आवेश होते हैं, एक माइनस आवेश होता है और दूसरा प्लस आवेश होता है। इसके अलावा दोनों आवेशों के बीच की दूरी जो होती है इससे आप d मान सकते हैं, या फिर कहीं कहीं पर d के अलावा 2L भी लिखा गया है। तो याद रखिएगा, जो वैद्युत द्विध्रुव होता है ये दो आवेशों से मिलकर बनता है, एक माइनस होता है और दूसरा प्लस होता है। तो इसके लिए पहले एक सूत्र ध्यान दीजिए, सूत्र होता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बराबर एक आवेश का परिमाण
गुणे दोनों आवेशों के बीच की दूरी, दोनों आवेशों के बीच की दूरी, यानी कि दो आवेश दिए गए थे, इन दोनों में से जो है किसी एक आवेश का परिमाण, परिमाण का मतलब ये है कि यहां पर आपको इनके चिन्ह नहीं लेना है, किसी भी एक आवेश का परिमाण, जैसे कि मान लीजिए यहां पर कितना लिख सकते हैं, Q, तो ये जो है एक आवेश का परिमाण हो गया, और गुणे दोनों आवेशों के बीच की दूरी, दूरी आप स्मॉल d लिख सकते हैं इस प्रकार से, और जो वैद्युत द्विध्रुवाघूर्ण होता है इसे हम लोग प्रदर्शित करते हैं P से, तो इस प्रकार ये आ जाएगा P बराबर Q इंटू डी। तो यहाँ पर जो सूत्र लिखा गया है ये है कि वैद्युत द्विध्रुवाघूर्ण बराबर एक आवेश का परिमाण गुणे दोनों आवेशों के बीच की दूरी। तो आपको इसी सूत्र की सहायता से परिभाषा लिखनी है। आप परिभाषा किस प्रकार बताएंगे, आप बताएंगे कि किसी वैद्युत द्विध्रुव, ये क्या है यहाँ पर वैद्युत द्विध्रुव, तो किसी वैद्युत द्विध्रुव का जो है वैद्युत द्विध्रुवाघूर्ण दोनों आवेशों में से एक आवेश के परिमाण तथा उनके बीच की दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। याद रखिएगा, आप इसमें बताएंगे किसी वैद्युत द्विध्रुव का द्विध्रुवाघूर्ण तो यहां पर लिखा गया किसी वैद्युत द्विध्रुव का द्विध्रुवाघूर्ण, या फिर आप लिख सकते हैं वैद्युत द्विध्रुवाघूर्ण दोनों आवेशों में से, दोनों आवेशों में से एक आवेश के परिमाण, एक आवेश के परिमाण तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी, के गुणनफल के बराबर होता है, गुणनफल के बराबर होता है। तो ये आप लोग याद रखिएगा कि जो वैद्युत द्विध्रुवाघूर्ण होता है ये दोनों आवेशों में से जो है एक आवेश के परिमाण, इसके अलावा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। ये आप लोग याद रखिएगा। यहाँ पर जो वैद्युत द्विध्रुवाघूर्ण है ये भी एक सदिश राशि है, ये आप लोग याद रखेंगे कि वैद्युत द्विध्रुवाघूर्ण जो है ये एक सदिश राशि है। इसके अलावा इसकी जो दिशा होती है वो ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होती है, ये भी याद रखेंगे कि ये एक सदिश राशि है, इसकी दिशा जो होती है वो ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होती है। इसके अलावा अगर इसका मात्रक पूछ लिया जाए आपसे, तो मात्रक के लिए ध्यान दीजिए, यहां पर ये दिया गया है आवेश, आवेश का मात्रक होता है कूलाम, इस प्रकार से आप बताएंगे ये हो जाएगा मात्रक। इसके अलावा दूरी है तो कूलाम इंटू मीटर, इस प्रकार से आप मात्रक बता सकते हैं। अगर विमी सूत्र पूछ लिया जाए आपसे तो P का विमी सूत्र, यहां पर आवेश दिया गया है, आवेश का विमी सूत्र होता है AT, दूरी के लिए L, तो यहां पर इससे आप लिखेंगे L, इसके अलावा हो जाएगा T और ये यहां पर हो जाएगा A, तो ये यहां पर इसका विमी सूत्र हो जाएगा। तो मात्रक और विमी सूत्र यहाँ पर नहीं पूछा गया था, लेकिन आपको बता दिया गया है ताकि अगर ये आगे क्वेश्चन में पूछे जाएं तो आप इनका भी आंसर जो है आसानी से बता सकें। इसके बाद ध्यान दीजिए, अगला क्वेश्चन है गॉस प्रमेय क्या है। यही क्वेश्चन अलग प्रकार से आ सकता है, यानी कि ये आ सकता है कि स्थिर वैद्युतिकी में गॉस के नियम का उल्लेख कीजिए। तो ये क्वेश्चन जो है अलग अलग प्रकार से आ सकता है। तो इसके लिए पहले आप सूत्र ध्यान दीजिए, सूत्र ये होता है फाई ई बराबर Q इंटू में होता है 1/ε0। यानी कि अगर कोई बंद पृष्ठ आपको दिया गया है, जैसे ये कि यहाँ पर एक बंद पृष्ठ दिया गया, इस पृष्ठ के अंदर जो उपस्थित कुल आवेश होता है, इस कुल आवेश का 1/ε0 गुना जो है वैद्युत फ्लक्स होता है। ये आप लोग याद रखिएगा। आप बताएंगे कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स जो है उस पृष्ठ के अंदर उपस्थित
कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। तो आप गॉस प्रमेय जब बताएंगे तो आप बताएंगे यहां पर किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। यही यहाँ पर गॉस प्रमेय है, ये आप लोग याद रखेंगे। यहाँ पर जो कुल आवेश होता है, कुल आवेश यानी कि यहाँ पर जैसे कुल आवेश क्या है Q, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स है, वैद्युत फ्लक्स यानी कि फाई E, ये होता है वैद्युत फ्लक्स। वैद्युत फ्लक्स जो है उस पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल आवेश यानी कि Q का जो है 1/ε0 गुना होता है। इससे ही हम लोग जो है यहाँ पर गॉस की प्रमेय कहते हैं। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए इसमें यूज हुआ है कुल आवेश, यानी कि इस बंद पृष्ठ के अंदर जितने आवेश उपस्थित होंगे उन सभी का योग आप याद रखिएगा। यहाँ पर केवल Q था इसलिए Q लिखा गया है। अगर यहाँ पर एक से अधिक आवेश होते हैं तो उन सभी का योग करना है आपको। तो कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है, ये आप लोग याद रखिएगा। जैसे कि ध्यान दीजिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि एक गॉसीय पृष्ठ के अंदर जो है +3Q, ध्यान दीजिए यहाँ पर एक गॉसीय पृष्ठ दिया गया है और इस पृष्ठ के अंदर जो है यहाँ पर ध्यान दीजिए +3Q ये आवेश हो गया। इसके अलावा दूसरा आवेश दिया गया है इसमें -2Q और फिर इसके बाद आवेश दिया गया है +Q ये दिया गया है और फिर इसके अलावा आवेश दिया गया है +2Q, इतना आवेश दिया गया है यहाँ पर रखे गए हैं। तो पृष्ठ से परिबद्ध कुल वैद्युत फ्लक्स कितना होगा? ध्यान दीजिए जो क्वेश्चन दिया गया है इस गॉसीय पृष्ठ के अंदर जो है यहाँ पर इतने आवेश दिए गए हैं, तो यहाँ पर जो है इस पृष्ठ से बद्ध वैद्युत फ्लक्स आपको बताना है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे वैद्युत फ्लक्स यानी कि फाई E इस प्रकार से। इसके बाद बराबर, अब यहाँ पर ध्यान दीजिए आपको बताया गया था इसमें कुल आवेश, कुल का मतलब जितने आवेश हैं इन सभी को जोड़ना है आपको। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए 3Q ये प्लस में है, इसके अलावा ये वाला माइनस में दिया गया है, फिर ये प्लस में है, ये फिर प्लस में दिया गया है इतना, और यहाँ पर ध्यान दीजिए बट्टे में आ जाएगा ε0। तो अब ध्यान दीजिए ये माइनस प्लस कट जाएगा, 3 और 1 ये जुड़ जाएगा, तो 4Q बट्टे में आ जाएगा ε0। ये यहाँ पर हो जाएगा वैद्युत फ्लक्स। इस प्रकार से ज्ञात करेंगे। अब इसके बाद ध्यान दीजिए अगला क्वेश्चन है कि वैद्युत विभव की परिभाषा दीजिए तथा इसकी विमा लिखिए। तो यहाँ पर आपको वैद्युत विभव की परिभाषा लिखनी है और उसके बाद जो है इसका विमीय सूत्र बताना है। वैद्युत विभव, तो वैद्युत विभव को आप दो प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं। एक तो आप बता सकते हैं कि वैद्युत विभव जो है वह राशि है जो दो बिंदुओं के बीच जो है आवेश का प्रवाह करती है। याद रखिएगा वैद्युत विभव जो है वह राशि है जो दो बिंदुओं के बीच आवेश के प्रवाह की दिशा को जो है निर्धारित करती है, ये आप लोग याद रखिएगा। या फिर आप बता सकते हैं यहाँ पर कि एकांक धनात्मक परीक्षण आवेश को जो है अनंत से वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को जो है उस बिंदु पर जो है वैद्युत विभव कहते हैं। तो अब ध्यान दीजिए आप इसमें बता सकते हैं कि यहाँ पर कि वैद्युत विभव वह राशि है जो दो बिंदुओं के बीच आवेश के प्रवाह की दिशा को निर्धारित करती है।
दिशा को निर्धारित करती है। इस प्रकार से बता सकते हैं, या फिर इससे आप दूसरे प्रकार से भी परिभाषित कर सकते हैं। आप बताएंगे कि एकांक धनात्मक परीक्षण आवेश, एकांक धनात्मक परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य के परिमाण को उस बिंदु पर वैद्युत विभव कहते हैं। वैद्युत विभव कहते हैं। तो इस प्रकार जो है आप वैद्युत विभव को अलग अलग प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, जो दूसरी परिभाषा लिखी गई है, एकांक धनात्मक परीक्षण आवेश। एकांक धनात्मक परीक्षण आवेश होता है आपका Q नॉट। ये हो गया आपका एकांक धनात्मक परीक्षण आवेश। इसको जो है अनंत से वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य के परिमाण को हम लोग मान लेते हैं W है। तो उस बिंदु पर उसे क्या कहते हैं? वैद्युत विभव। तो वैद्युत विभव का जो सूत्र होगा वो होगा V बराबर W/Q नॉट। ये सूत्र हो जाएगा यहाँ पर वैद्युत विभव का। अब अगर आपको सूत्र पता है तो इस सूत्र की सहायता से आप इसका मात्रक ज्ञात कर सकते हैं, इसके अलावा विमा भी ज्ञात कर सकते हैं। जैसे कि मात्रक ज्ञात करना है तो यहाँ पर ध्यान दीजिए कार्य दिया गया है यानी कि W। तो कार्य के लिए हम लोग यूज करते हैं जूल। यहाँ पर ध्यान दीजिए Q नॉट आवेश है तो जूल प्रति कूलाम, ये मात्रक हो जाएगा। इसके अलावा इसका दूसरा जो मात्रक होता है वो होता है वोल्ट। तो जूल प्रति कूलाम या फिर आप बोल सकते हैं वोल्ट। अब इसके बाद ध्यान दीजिए, अगर यहाँ पर इसका हम लोग विमीय सूत्र ज्ञात करें तो V का विमीय सूत्र, अब विमीय सूत्र के लिए ध्यान दीजिए यहाँ पर दिया गया है कार्य के लिए ध्यान दीजिए, कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन। ये सूत्र होता है, कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन। इसका मतलब ध्यान दीजिए, अगर यहाँ से हम लोग कार्य का विमीय सूत्र ज्ञात करेंगे तो बल का हो जाएगा m/L(T⁻²)। दूरी के लिए यूज करेंगे L, यानी कि यहाँ पर ये आएगा m, L ये वाला और ये वाला मिलके हो जाएगा स्क्वायर और T⁻²। तो ये हो गया कार्य का विमीय सूत्र। तो कार्य का विमीय सूत्र लिखेंगे m(L²) T⁻², इतना हो गया। इसके बाद है आवेश, आवेश का हो जाएगा A(T), इतना हुआ। यानी कि अब ध्यान दीजिए यहाँ पर ये हो जाएगा m, इसके बाद हो जाएगा L², T ध्यान दीजिए पावर 1, जब ये ऊपर जाएगा तो माइनस में जाएगा तो T⁻³ हो जाएगा। जब A ऊपर जाएगा तो A⁻⁻1 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर इसका विमीय सूत्र भी जो है ज्ञात कर सकते हैं। अब इसके बाद ध्यान दीजिए, अगला क्वेश्चन है कि विभव प्रवणता की परिभाषा दीजिए। तो यहाँ पर आपको विभव प्रवणता की परिभाषा बतानी है। विभव प्रवणता, तो विभव प्रवणता की परिभाषा के लिए पहले आप इसका सूत्र ध्यान दीजिए। सूत्र होता है विभव प्रवणता बराबर विभव में परिवर्तन और बट्टी दूरी में परिवर्तन। विभव में परिवर्तन को हम लोग लिखते हैं डेल्टा V से और दूरी में परिवर्तन को लिखते हैं डेल्टा R से, और इसका मान ऋणात्मक होता है। इस प्रकार से तो सूत्र याद रखेगा, विभव में परिवर्तन, इसके अलावा दूरी में परिवर्तन के अनुपात को हम लोग क्या बोलते हैं? विभव प्रवणता। या फिर आप इसे दूसरे प्रकार से बता सकते हैं कि दूरी के सापेक्ष
याद रखिएगा, दूरी के सापेक्ष विभव में होने वाले परिवर्तन को विभव प्रवणता कहते हैं। आप इसमें बताएंगे दूरी के सापेक्ष विभव में होने वाले परिवर्तन को विभव प्रवणता कहते हैं। विभव प्रवणता कहते हैं। तो इस प्रकार से आप परिभाषित कर सकते हैं। इसके अलावा आप लोग याद रखेंगे कि विभव प्रवणता जो है एक सदिश राशि है, एक सदिश राशि है। इसके अलावा आप लोग याद रखेगा कि इसकी दिशा जो होती है वो निम्न विभव से उच्च विभव की ओर होती है। ये आप लोग इसके बारे में याद रखिएगा यहाँ पर कि विभव प्रवणता जो है ये एक सदिश राशि होती है। इसके अलावा इसकी दिशा जो होती है वो निम्न विभव से उच्च विभव की ओर होती है। अब इसके बाद ध्यान दीजिए, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि 5 × 10⁻⁸ कूलम बिंदु आवेश से कितनी दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है वो 450 वोल्ट प्रति मीटर होगी। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, आवेश आपको दिया गया है, आवेश यानी कि Q, इसका मान दिया गया है 5 × 10⁻⁸ कूलम, और इसके अलावा ध्यान दीजिए तीव्रता दी गई है यानी कि E का मान दिया गया है 450 वोल्ट प्रति मीटर, और इसमें कितनी दूरी पर, यहाँ पर R का मान जो है ज्ञात करना है। तो सूत्र ध्यान दीजिए, सूत्र ये होता है E बराबर 1/4πε0 Q बटे R², इतना होता है। यहाँ से इसका मान ज्ञात करना है तो इसको इधर ले आइए, यानी कि R² बराबर हो जाएगा 1/4πε0 Q और बटे में आ जाएगा E, इतना हो गया। इसके बाद R² बराबर यहाँ पर ये जो दिया गया है इसका मान होता है 9 × 10⁹। ये मान आपको पेपर में नहीं दिया जाएगा, इसे आपको याद रखना है, इसका मान 9 × 10⁹ होता है। इसके अलावा यहाँ पर आवेश दिया गया है, आवेश का मान दिया गया 5 × 10⁻⁸, बटे में ध्यान दीजिए तीव्रता, इसका मान दिया गया है 450, इतना हो गया। आप इसका गुणा करेंगे तो 9×5 = 45 हो जाएगा, इतना हुआ। गुणे यहाँ पर ध्यान दीजिए 10⁹ से ये वाला जब -8 करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 10, बटे में हो जाएगा 450। इसके बाद जब इसका गुणा करेंगे तो यहाँ पर भी हो जाएगा 450 और बटे में भी कितना दिया गया है 450, ये कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पर आएगा 1। तो ये मान हो गया R² बराबर 1। तो जब यहाँ से आप R का मान ज्ञात करेंगे तो भी कितना आएगा 1 मीटर, ये यहाँ पर जो है इसका आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद ध्यान दीजिए, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि एक अनंत लंबाई के एक समान आवेश सीधे तार का रैखिक आवेश घनत्व जो है 10 × 10⁻⁸ कूलम मीटर है। तार से 2 सेंटीमीटर दूर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर रैखिक आवेश घनत्व यानी कि लैम्डा का मान दिया गया है 10 × 10⁻⁸ कूलम प्रति मीटर, इतना दिया गया है। इसके अलावा दूरी दी गई है R बराबर 2 सेंटीमीटर। तो अगर आप इसे मीटर में बदलेंगे तो 2 × 10⁻² मीटर, इतना हो जाएगा। अब इसके बाद ध्यान दीजिए, सूत्र होता है E बराबर 1/4πε0 2λ/r, इतना। यही सूत्र अलग प्रकार से भी लिखा जा सकता है, यानी कि E बराबर 1/2πε0 λ/r, इतना, यानी कि 2 से इसको कैंसिल कर देंगे तो इतना आ जाएगा। लेकिन जब आप इस प्रकार से सूत्र लिखेंगे तो क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ध्यान दीजिए क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो ये दिया गया है इसका मान होता है 9 × 10⁹, डायरेक्ट इतना रखिए, फिर 2 × लैम्डा का मान रखिए 10 × 10⁻⁸, बटे में R का मान रखिए 2 × 10⁻², इतना हुआ। यहाँ पर ध्यान दीजिए 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो E बराबर आएगा 9 × यहाँ पर ध्यान दीजिए 10 की घात दिया गया है 9। इसके अलावा ये वाला जब लेंगे तो यहाँ पर है 1, तो 9 और 1 मिलके हो जाएगा 10 की घात 10।
जब ये ऊपर आएगा तो ये भी प्लस में आएगा, तो 10 और 2 मिलके हो जाएगा 12। तो यहाँ पर 10 की घात 12 से जब ये वाला 8 घटा देंगे यहाँ पर, तो ये आ जाएगा 10 की घात यहाँ पर हो जाएगा 4। इतना हो गया, यानी कि 9 गुणे 10 की घात 4। यहाँ पर हम लोग तीव्रता ज्ञात कर रहे थे, इसलिए न्यूटन प्रति कूलम, ये यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद ध्यान दीजिए, अगला क्वेश्चन है कि एक 10 माइक्रोफैरड के संधारित्र का विभवांतर 100 वोल्ट से 200 वोल्ट कर देने पर इसकी ऊर्जा में परिवर्तन ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए 10 माइक्रोफैरड, ये यहाँ पर धारिता दी गई है 10 माइक्रोफैरड। इसके बाद लिखा है 100 वोल्ट से 200 वोल्ट, ये यहाँ पर विभव दिया गया है। तो V1 का मान दिया गया है 100 वोल्ट और इसके बाद जो है V2 का मान दिया गया है 200 वोल्ट, और यहाँ पर आपको ऊर्जा में परिवर्तन ज्ञात करना है। तो ध्यान दीजिए ये माइक्रोफैरड दिया गया, पहले तो आप इसे फैरड में बदलिए, तो ये हो जाएगा 10 गुणे माइक्रो बदलने के लिए 10 की घात -6 से गुणा करेंगे तो ये बदल जाएगा फैरड में। तो सूत्र होता है डेल्टा U बराबर हाफ C V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। ध्यान दीजिए इसे आप ऐसा लिख दीजिए, हाफ C यहाँ पर V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर, इससे आप ऐसा लिख सकते हैं V2 माइनस V1 और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा V2 प्लस V1, ऐसा लिख सकते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पर आएगा 1/2 C का मान रखेंगे आप 10 गुणे 10 की घात -6। इसके बाद V2 माइनस V1 यहाँ पर हो जाएगा 200 माइनस 100 और अगले में हो जाएगा 200 प्लस 100। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए 2 से इसको कैंसिल करिए, ये आएगा 5 गुणे 10 की घात -6, इतना हो गया। इसके बाद ध्यान दीजिए इसको जब आप घटाएंगे यहाँ पर 200 से 100 तो ये आ जाएगा 100, और जब इसको आप जोड़ेंगे तो यहाँ पर ये आ जाएगा 300। इस प्रकार से इतना हुआ, इसका आप गुणा कर दीजिए तो 5×3 15 हो जाएगा। 2 0 ये दिए गए हैं और 2 0 ये दिए गए हैं, इसके अलावा गुणे 10 की घात -6, इतना हुआ। तो अभी जो इसमें दशमलव है वो लास्ट में होगा, यानी कि यहाँ पर अगर ये दशमलव हम लोग इधर लाएं तो ध्यान दीजिए 1 2 3 4 5 6, अगर 6 अंक दशमलव इधर ले आए तो ये घात समाप्त हो जाएगी, यानी कि इसे ऐसा लिख दीजिए 0.15 जूल। इस प्रकार से ये दशमलव 1 2 3 4 5 6 अंक जब बाईं तरफ लाएंगे तो घात प्लस में 6 बढ़ेगी, तो ये यहाँ से समाप्त हो जाएगा, यानी कि ये यहाँ पर जो है इसका आंसर आ जाएगा। अब इसके बाद ध्यान दीजिए अगला क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए J बराबर सिग्मा इंटू ई, जहाँ पर ई जो है चालक का वैद्युत क्षेत्र है, J धारा घनत्व है तथा सिग्मा जो है विशिष्ट चालकता है। यही क्वेश्चन जो है अलग प्रकार से आ सकता है, इसमें आ सकता है कि किसी चालक के भीतर जो है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E धारा घनत्व J में जो है क्या संबंध है। ये क्वेश्चन जो है अलग अलग प्रकार से आ सकता है। तो अब ध्यान दीजिए यहाँ पर आप सबसे पहले लिखिए विशिष्ट चालकता, विशिष्ट चालकता, इसका सूत्र होता है सिग्मा बराबर 1/ρ, इतना होता है। अब इसके बाद ध्यान दीजिए यहाँ पर आप लिखेंगे विशिष्ट प्रतिरोध। विशिष्ट प्रतिरोध जो होता है इसे हम लोग ρ से लिखते हैं और इसका सूत्र होता है E/J, ये सूत्र होता है। इसको आप मान लीजिए समीकरण 1 और इसको मान लीजिए 2। तो यहाँ पर लिखेंगे आप समीकरण 1 व 2 से, तो यहाँ पर हो जाएगा सिग्मा बराबर 1/ρ, रो का मान रखिए तो E/J, ये पलट के ऊपर जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा J और बट्टे में आ जाएगा E। अगर यहाँ से आप इसका मान ज्ञात करें तो ये इधर गुणे में आ जाएगा, यानी कि J बराबर हो जाएगा सिग्मा इंटू E। यही आपको यहाँ पर सिद्ध करना था। ये यहाँ पर जो है धारा घनत्व है, ये यहाँ पर जो है विशिष्ट चालकता है और ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। तो इसका मतलब ये जो है धारा घनत्व और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में भी संबंध हो जाएगा। अब इसके बाद ध्यान दीजिए अगला क्वेश्चन है कि अनओमीय प्रतिरोध से आप क्या समझते हैं, यानी कि अनओमीय प्रतिरोध क्या होता है। अनओमीय प्रतिरोध, तो इसके लिए आप लोग याद रखिएगा यहाँ पर कि वे प्रतिरोध जो ओम के नियम का पूर्णतः पालन नहीं करते हैं उन्हें जो है अनओमीय प्रतिरोध कहा जाता है। तो आप बता सकते हैं इसमें कि वे प्रतिरोध
प्रतिरोध जो ओम के नियम का पूर्णतया पालन नहीं करते हैं उन्हें अनओमीय प्रतिरोध कहते हैं। जैसे आप बता सकते हैं यहाँ पर डायोड वाल्व, या फिर आप बता सकते हैं यहाँ पर जो वैद्युत बल्ब होता है उसका जो तंतु होता है, यहाँ पर आप बता सकते हैं वैद्युत बल्ब का तंतु, ये जो है अनओमी होते हैं। ये आप लोग याद रखिएगा कि वे प्रतिरोध जो ओम के नियम का पालन नहीं करते हैं उन्हें जो है अनओमी प्रतिरोध कहा जाता है। तो बाकी के क्वेश्चन मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।